वो सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक में कौन कौन से रखे मुद्दे, इसे पर देंगे पूरी जानकारी। कांग्रेस नेताओं का दिल्ली आने जाने का सिलसिला जारी। अब किसने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम से की मुलाकात, इस खबर को देंगे पूरी अपडेट। पर्यटन विभाग क्यों हुआ सख्त, विभाग का केस कम करेगा, बल्कि बढ़ती ट्रैकर्स के लापता होने की घटना। राजधानी शिमला में प्रशासन क्यों हुआ सख्त, बिना अनुमति लग रहे पोस्टर बैनर के लिए कौन से बने नियम, देंगे इसकी पूरी अपडेट। बाहर जिलों की 12 खबरें भी दिखाएंगे आपको एक साथ। और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। सबसे पहले दिल्ली से आ रही है। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। तो दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम बघेल, तो सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिभा सिंह ने चुनाव को लेकर फीडबैक जो है वो यहां पर दिया है। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर है सीएम बघेल। तो दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की है। प्रतिभा सिंह ने चुनाव को लेकर फीडबैक दिया। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर है सीएम बघेल। तो सीएम बघेल से मुलाकात जो है वो की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रतिभा सिंह ने चुनाव का लेकर फीडबैक यहां पर दिया है। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। तो प्रतिभा सिंह ने हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात यहां पर की है। प्रतिभा सिंह ने चुनाव को लेकर फीडबैक जो है वो दिया है। फिलहाल हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम बघेल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम बजट को तैयार करने से पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री यहां पर वो शामिल हुए। बैठक में सीएम जयराम ने केंद्र सरकार से किन मुद्दों को लेकर बैठक में रखा, इसको लेकर जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज प्री बजट बैठक हुई केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ में, किस तरह की चर्चा सर रही? देखिए, सामान्य विषय रहते हैं आमतौर पर इसमें, और उसमें प्रमुख रूप से हम हिमाचल से जुड़े हुए विषयों पर हमने बातचीत की है। और उसमें प्रमुख रूप से यही बात कही है जो केंद्र ने इन 5 वर्षों में हमको अलग अलग प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए और एक लिबरल फाइनेंस के लिए स्टेट के लिए जो मदद की है, उन सारी बातों का, जिसमें बल्क फार्मा पार्क मिलना, मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके बाद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और जो पर्टिकुलरली जो हमने जिस बात का हमने जिक्र किया है, हमने हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी के सिलसिले में दोबारा बात की है कि चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी का विषय है, चाहे वो बाई रोड का है, चाहे वो बाई एयर कनेक्टिविटी का, तो उसमें केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी तो हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारी संभावनाएं उसमें निकल आएंगी, रोजगार की भी और आय की भी। सर, अब पैकेजिंग के संदर्भ में भी आपने वहाँ पर बात रखी है कि जीएसटी जो है कम किया जाए। हमने एक बात जरूर कही है कि जो जीएसटी में एक इंक्रीज हुआ है पैकेजिंग मटेरियल में, पर्टिकुलरली जो हमारे एप्पल की इसके लिए, तो उस बेल्ट को लेकर के नाराजगी, उस बेल्ट में नाराजगी भी थी, एप्पल बेल्ट में नाराजगी भी थी इस बारे में। और इसलिए हमने कहा कि इसको 6% जो इंक्रीज किया है, कम से कम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट पर इसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए, 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए निवेदन किया है। सर, एक छोटे सवाल ये कि आप दिल्ली में चुनाव प्रचार करके आए थे, आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, दिल्ली की बात करें या फिर गुजरात की बात करें? देखिए, वो अपने आप घिरी हुई है, उनने क्या घेरना है, और मालूम पड़ जाएगा परिणाम जब आए कि आपके सामने जीत भाजपा की होगी। थैंक यू सर।
तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो हिमाचल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए प्रथम वर्ष को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। वहीं कुल्लू, सोलन और मंडी समेत तमाम जगहों पर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से पेपर दोबारा चेक करवाने की मांग कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू, सोलन, मंडी और नालागढ़ की, जहां पर अलग अलग जगहों पर आप देखिए किस तरीके से एबीवीपी ने धरना तेज कर दिया है। प्रथम वर्ष के परिणामों को लेकर नाराजगी, शहर शहर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं कि पेपर दोबारा चेक करवाने की मांग यहां पर की जा रही है। वहीं हिमाचल विश्वविद्यालय के परिणाम को लेकर एसएफआई ने एचपीयू प्रशासन के खिलाफ धरना छेड़ दिया है। सोलन और शिमला में भी छात्रों ने पेपर के रीचेक की मांग की है। नहीं हो चुके हैं, पर उसके बाद आप जब रिजल्ट निकाला गया है तो आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जो रिजल्ट निकाला गया कि 80 से 85% बच्चे फेल किए गए हैं। इसके पीछे अगर हम ईआरपी सिस्टम की बात करें, जो ठेकाकरण जो शिक्षा के अंदर जो रिजल्ट था एग्जाम चेकिंग का, उसको एक कंपनी के थ्रू सौंपा गया है। वो कंपनी दिल्ली के अंदर बैठी है और एचपीयू के अंदर से जो एग्जाम है वो स्कैनिंग कर करके उनके पास जाते हैं और पता नहीं कौन उसको चेक करता है, उसके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है। इसके पीछे भी एक सवाल छुपा हुआ है। हमारी मेन यही डिमांड है कि जो एचपीयू से रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो वो बहुत ही गंदा आया है। ये हो सकता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं, पर 80% ये बहुत लार्ज नंबर होता है फेल होने के लिए। बीएससी का भी ऐसा ही रिजल्ट रहा है, बीकॉम का भी, बीए का भी। तो सबसे पहले तो इन्होंने रिजल्ट ही इतना लेट दिया है, 6-7 मंथ्स डिले हुआ है रिजल्ट के लिए, और ऊपर से इतना ही गंदा दिया है। और हमें तो लगता है कि एचपीयू की ये एक तरह से साजिश है कि हाँ बच्चों की सप्ली आ जाएगी तो वो रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे तो ये पैसा कमाने का धंधा हो सकता है इनका। तो हमको ये लगता है कि हम तो यही चाहते हैं कि रीचेकिंग हो फिर से। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बाद पर्यटन ने गति पकड़ ली है और इस साल पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल में घूमने आए पर्यटकों के लापता होने की खबरें बढ़ी हैं और जिसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने पर्यटन विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप से पर्यटन को बढ़ावा देने से लेकर पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर बातचीत की। प्रदेश में एक बार फिर पर्यटन सीजन का आगाज होने जा रहा है। सर्दियों के इस सीजन को सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पर्यटकों की बाहरी राज्यों से यहाँ पर आती है। पहले तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो भारी तादाद में आते थे, लेकिन कोविड काल के बाद आज के क्या ताजा हालात है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एमडी हैं टूरिज्म के अमित कश्यप। कश्यप साहब, क्या देख रहे हैं इस बार टूरिस्ट का फ्लो किस तरह से रहने वाला है, क्या तैयारियां विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एडवांस बुकिंग जो है वो भी ज्यादा चल रही है? देखिए, पिछले जो 2 वर्ष थे वो कोविड महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र के लिए इतने अच्छे नहीं रहे थे और एक जो प्री कोविड ईयर था उसमें लगभग जो है 1,70,75 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता था। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब कोविड महामारी का प्रकोप काफ़ी कम हो चुका है, तो 31 अक्टूबर तक जो है हमारे प्रदेश में 1,27 लाख के करीब जो टूरिस्ट हमारे प्रदेश में अभी तक आ चुका है, जो हमारे पास आंकड़े अभी हैं। और आने वाले जो अभी समय है, क्योंकि इसमें बर्फबारी होती है और विंटर सीजन में बहुत भारी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा एक सीजन जाएगा। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए हमने एडवाइजरीज समय समय पर जो इशू करते रहते हैं, विभिन्न ज़िले के वहाँ से भी जो है एडवाइजरीज इनको इशू होती है मौसम को देखते हुए। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ की प्रकृति का जो है आप लुत्फ उठाएँ, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह जो है आप अपना व्यवहार रखें। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि समय से बर्फबारी जो है इस बार कहा जा रहा है और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार उम्मीद भी, हम कारोबारियों से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे टूरिस्ट जो हैं वो इस बार यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हाल ही में एक हमने देखा कि एक इंसिडेंट जो है वो कुल्लू में हुआ और यही पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी ट्रैकर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं और यहाँ पर गुम हो जाते हैं, जहाँ उनके साथ कोई हादसे हो जाते हैं और कई लोगों की मौत भी यहाँ पर हुई है। क्या पर्यटन विभाग इस चीज को देख रहा है? अगर देख रहा है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
ऐसी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो है पर्यटन विभाग ने जो है एक ऐप अभी बनाई है और उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। उसमें जितने भी ट्रैकर्स आ रहे हैं उनको अपने को इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा इस ऐप में। इस ऐप में 83 जो है हमारे रूट्स का उल्लेख किया गया है। उसमें रेड रूट जो बहुत ही डिफिकल्ट रूट्स हैं उनका उल्लेख है, ऑरेंज रूट्स वो हैं जिनकी डिफिकल्टी का जो डिग्री है वो कम है, और ग्रीन रूट जो एक आम पर्यटक और आम नागरिक जो है उसको कर सकता है, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। उसकी जैसे ही आप अपने को रजिस्टर करेंगे तो उसकी सूचना जो है संबंधित डीसीज जो है जिले के उनको जाएगी, संबंधित एसडीएम को जाएगी और संबंधित जो एसएचओ हैं उनको जाएगी, ताकि जितनी भी ट्रैकिंग पार्टीज जा रही हैं उनको वो मॉनिटर कर सके। चिन्हित समय में अगर वो अपने गंतव्य नहीं पहुंचते हैं तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो वहाँ के संबंधित एसडीएम्स हैं और डीएसपीस हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो है लॉन्च करेंगे। और पार्टीज अपने जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं, उस ऐप में ये भी फैसिलिटी है कि उसमें जहाँ आपकी रहने की जगहें हैं ट्रैकिंग रूट में, उनका भी उल्लेख उसमें किया गया है। इसमें ग्रिड रेफरेंसेस जो हैं उनका भी उल्लेख किया गया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, और कितने समय में ये होना है, रहने की जो स्थान है, खाने के जो वहाँ पर स्थान है ट्रैकिंग रूट में, उन सब का उल्लेख इसमें किया गया। तो इस ऐप को बनाने का मकसद यही था कि एक तो पूरी सूचना और जानकारी जितनी भी ट्रैकिंग पार्टी जा रही है उनको अवेलेबल रहे, और साथ ही साथ जो है प्रशासन उसको मॉनिटर कर पाए उस ट्रैकिंग पार्टी को। मूल उद्देश्य यह है इस ऐप को बनाने के। इस ऐप को हम कितना सार्थक देख रहे हैं आज के समय में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बेहद अलग हैं, इंटरनेट नहीं होता, सिग्नल नहीं होता, तो ऐसे में क्या ये ऐप काम कर पाएगा और क्या रेस्क्यू टीमें कैसे उस तक पहुंचेंगी और किस तरह से आगे की जो कार्यप्रणाली किस तरह से? देखिए, जहाँ आप जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक अपने जो आपका ट्रैकिंग है उसको शुरू करने से पहले आप अपने को रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर तो आपको अवेलेबल होएगा ही होएगा इंटरनेट जो है। और जब आप अपना ट्रैक पूरा कर लेते हैं तो कई डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी इंटरनेट जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसी से हमारे को पता लग जाएगा कि आप अपने स्टेशन पे पहुँच गए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, फ़ोन नंबर जो हमारे पास हैं इमीडिएटली जो है हम आपको संपर्क करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका फोन अनरीचेबल आ रहा है तो इसका मतलब आप रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। अगर आपसे हमारी बातचीत हो जाती है तो ऑब्वियसली आप अपने जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपके नेक्स्ट ऑफ किन है, जो आपके इमीडिएट जो रिश्तेदार जिनको आप चाहते थे कि उनको इन्फॉर्म किया जाए कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका भी इसमें ऐप में जो है फ़ोन नंबर जो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इमीडिएटली जो है आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हम इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लॉन्च करें। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग की बहुत सी साइट्स हैं और अनऑथराइज तरीके से भी जो है वो ऐसी साइट्स चल रही हैं। पर्यटन विभाग क्या कोई कदम इस पर उठा रहा है या एविएशन जो है, क्योंकि वो विभाग भी आपके पास है, किस तरह से आप नज़र बनाए हुए हैं? क्या इन गतिविधियों के ऊपर रोक लगाने की कोई तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हाल ही में जो है एयर स्पोर्ट्स के लिए जो है रूल्स नोटिफाई किए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने। साथ ही साथ जैसे अभी ट्रैकिंग की एक ऐप का मैंने अभी उल्लेख किया जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुई है, उसी लाइंस पे जो है पैराग्लाइडिंग की भी एक ऐप बनाई जा रही है। उसमें क्योंकि देखिए हर इक्विपमेंट जो यूज़ होता है पैराग्लाइडिंग में उसकी एक चिन्हित लाइफ होती है, तो कई बार ये प्राय देखा गया था कि उस लाइफ से ज़्यादा जो है ऑपरेटर्स उसको यूज़ कर रहे थे कुछ एक केसेस में। तो वो जितनी भी उस प्रकार की चीज़ें हैं वो सब इस ऐप के माध्यम से चेक हो जाएंगी। साथ ही साथ जो पैराग्लाइडर जा रहे हैं वो ये ऐप ही उनको निर्देशित करेगी कि आपको किस पायलट किस ऑपरेटर के पास जाना है। उनका एक रोस्टर बना होगा ताकि एक ही पायलट जो है दिन में 5, 6, 8 फ्लाइट्स ना करे, क्योंकि उसकी भी जो है एक हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो उस प्रकार से ये जो ऐप जब ये लॉन्च होगी ये भी बहुत एक सार्थक कदम होगा कि पैराग्लाइडिंग में किसी प्रकार के हादसे को चेक करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। तो ये थे अमित कश्यप जो कि सिविल एविएशन और टूरिज्म के एमडी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि टूरिस्ट का इस बार हिमाचल प्रदेश में आने पर स्वागत बेहद होगा, ज़रूरी होगा, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत सी चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा और इसके साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार टूरिस्ट सीजन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और चलिए रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बॉर्डर एरिया के लोगों को जल्द ही
फ्री डिश की सुविधा दी जाएगी। चीन सीमांत क्षेत्रों के लोगों को फ्री डिश सेवा जल्द दी जाएगी ताकि जिले के लोग रेडियो और टीवी दोनों के माध्यम से हर जानकारी प्राप्त कर सकें। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। डाटा तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस क्षेत्र में कितने लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राजधानी में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स पर नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करेगा। पहली बार इन पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने शहर में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेश अनुसार हमने आगे भी डायरेक्शंस दी हैं। इसके अंदर जैसा कि अब जो हमारे वार्ड्स हैं जितने भी, उसमें हमारे जो R&B के जेई हैं उनको जिम्मेवार बनाया गया है। अपने अपने वार्ड्स में R&B के जो जेई हैं हमारे, वो उन अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स को हटाएंगे। इसके साथ साथ हम और भी प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। तो एक 1916 जो हमारा पुराना कंप्लेंट नंबर है MC का, उस पर अगर कोई अनऑथराइज्ड होर्डिंग लगी है उस पर भी लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से 7 दिसंबर तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्मचारियों के बैलेट पेपर से कम वोटिंग पर संदेह जताया है। पार्टी का आरोप है कि कई कर्मचारियों को बैलेट पेपर नहीं मिले। कांग्रेस प्रदेश सचिव एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करीब 1.27 लाख कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन 24 नवंबर तक करीब 38,000 कर्मचारियों ने ही वोट किया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम वोटिंग होना संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई कर्मचारियों को आवेदन करने के बावजूद बैलेट पेपर नहीं मिल पाए और इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि जो बैलेट पेपर है वो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुए हैं। जो फॉर्म नंबर 12 है, वो जिन्होंने वो फॉर्म भी भरा था जिससे बैलेट पेपर प्राप्त होता है, वो भी फॉर्म जो है वो उनको कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। और जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे इनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट नहीं दी जा रही है। तो लोकतंत्र में ये बातें ठीक नहीं है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि वो जो है वो इस बात पे संज्ञान ले। उधर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा टेम्पल में कोविड के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से जनता के नाम उनके उपदेशों की कड़ी शुरू की गई है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में दलाई लामा की टीचिंग्स कहा जाता है। बता दें कि दलाई लामा के उपदेशों की कड़ी के शुरू होते ही देश विदेश में रहने वाले उनके अनुयायियों में खुशी की लहर देश विदेश से सैकड़ों अनुयायियों ने आना भी शुरू कर दिया है। Part of the Dalai Lama's teachings, especially for the Koreans. We can see lots of foreigners are here. How much significant you find it for the people of the world? I think Dalai Lama's teachings are universal for everyone in the world. Teachings of peace and harmony and inclusion, which is very, very important to me. And I think the world is waking up to this as well. So it's of utmost importance. I went to before I saw him in the video. I feel his emotion inside. In Vietnam, I practiced meditation a long time, but I want to meet him to study more slowly. हिमाचल के सिरमौर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन द्वारा 50वीं एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। एथलेटिक मीट का शुभारंभ सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर दिनेश भारद्वाज ने किया। चौगान मैदान में विद्यार्थियों और साथी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश भारद्वाज ने कहा कि एक समय था जब नाहन डिग्री कॉलेज में 500 के करीब विद्यार्थी हुआ करते थे, आज 3000 विद्यार्थी। महाविद्यालय नाहन की 50वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता नाहन चौगान मैदान में आयोजित हो रही है और इस खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 13 प्रतियोगिताओं में
300 से 350 बच्चे जो है भाग ले रहे हैं। आज की ये प्रतियोगिता हम सब जानते हैं कि बच्चे साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। स्पोर्ट्स में रुचि को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि स्कूल लेवल से लेकर के, सोशल लेवल से लेकर के पेरेंट्स लेवल तक एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आपको स्पोर्ट्स आपके जीवन में क्या क्या चेंज ला सकता है, और वही हम इस एथलेटिक मीट और स्पोर्ट्स डे के माध्यम से हम ये बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि खाली पढ़ाई या खाली आपका एक तरफ ध्यान देने से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में सड़क हादसे आए दिन सामने आ रहे हैं। बिलासपुर शहर के साथ लगते बांद्रा चौक के समीप एक निजी वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि बस मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, तभी अचानक बिलासपुर के समीप पहुंचते ही बस तीखे मोड़ पर पलट गई। जानकारी के अनुसार बस में 44 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है। एक बस बिलासपुर के सागरवी होटल के पास सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिसमें 45 पर्यटक सवार थे, जिनमें से 18 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर 108 की सहायता से पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चला हुआ है। तो वहीं पर 3 लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। तो वहीं पर पर्यटकों से मिली पुलिस को जानकारी में बताया गया है कि चालक की लापरवाही और तेज रफ्तारी के कारण ये हादसा हुआ है, जिसके चलते चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना के बाद पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। धर्मशाला में ओरिजिनल फॉरेंसिक का साइंस लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें कि नॉर्दर्न रेंज के 18 पुलिस जांच अधिकारी भाग ले रही हैं। साइंस लैब की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी महाजन ने बताया कि फॉरेंसिक लैब में पुलिस जांच अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोविड के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कि नॉर्दर्न रेंज के पुलिस जांच अधिकारी भाग ले रहे हैं। 2 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और कोविड-19 के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें हम नॉर्दर्न रेंज के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुझाव हम इन लोगों को दे रहे हैं एविडेंसेस को प्रिजर्वेशन के लिए, वो अपने कार्यशाली में ढालें। जो इनको पता होता है, लेकिन कई अरसे का गैप हो जाता है हमारा एजुकेशन को रिफ्रेश करने के लिए, तो उस रिफ्रेशमेंट के बाद ही अपनी कार्यशाली में ये कह रहे हैं कि हम इसको डेफिनेटली अपने जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है उनमें इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए लाभदायक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम। उधर मंडी के कॉलेज में विश्व वाणिज्य दिवस पर संस्कृति की झलक देखने को मिली है। 18 नवंबर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समापन हुआ है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड प्रोफेसर निर्मल सूद ने शिरकत की। आपको बता दें कि समारोह में कई कॉलेज के छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। वहीं मुख्य अतिथि निर्मल सूद ने मौके पर कहा कि पहले के मुकाबले आज कॉमर्स में लड़कियां ज्यादा आगे हैं। गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स वो एडमिशन नहीं लेती थी। कॉमर्स स्ट्रीम को ऐसा समझा जाता था कि गर्ल्स नहीं जाएंगे, लेकिन आज मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि इतनी गर्ल्स स्टूडेंट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और इतने बच्चे, इतनी गर्ल्स आगे आ रही हैं और इस स्ट्रीम में बहुत उन्नति कर रही हैं। और जो ये उत्सव हो रहा है उसके लिए भी मैं इन सबको बधाई देना चाहती हूँ। ये जो आयोजन है, हमारे विभाग ने ये फैसला लिया है कि हम हर साल नवंबर माह में वाणिज्य उत्सव मनाया करेंगे। और इस साल भी ये वाणिज्य उत्सव का आगाज़ हमने 18 नवंबर से किया। और 18 नवंबर को डॉक्टर राकेश कपूर जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों को इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद इसके अंतर्गत हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया, क्विज़ कंटेस्ट,
रंगोली प्रतियोगिता और डेक्लामेशन कंटेस्ट जो है वो भिन्न भिन्न दिनों में करवाए और आज हम इसका समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम से कर रहे हैं। हिमाचल सरकार समय समय पर प्रदेश के लोगों को आपदा सुरक्षा संबंधी जानकारियां देती है। इसी कड़ी में नालागढ़ के स्कूल में बच्चों को एनडीआरएफ की तरफ से आपदा और भूकंप को लेकर जानकारी दी गई। स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। प्रधानाचार्य संदीप सिंघवाल ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा बच्चों को स्कूल में भूकंप, आगजनी, सीपीआर और आपको बता दें संबंधी जानकारी दी ताकि किसी भी आपदा के समय बच्चे इस जानकारी का फायदा उठा सकें। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन के अधिकारी बच्चों को स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में अवगत कराने के लिए विद्यालय में आए थे। उन्होंने बच्चों को अर्थक्वेक के दौरान किस प्रकार से अपना बचाव करना है इसके बारे में बताया। इसके अतिरिक्त फायर, आग लगने की स्थिति में किस तरह से जो है वो बचाव करना है और फर्स्ट एड, यदि किसी को जो है वो कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसके दौरान